आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे वो है बोयंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। सबसे पहले बोयंसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बोयंसी क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में प्लेस करते हैं तो फ्लूइड में प्लेस करने की वजह से फ्लूइड उस पर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स एक्सर्ट करती है जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, और ये फोर्स ऑब्जेक्ट को सलाहियत प्रोवाइड करती है कि वो तैर सके या फिर डूब जाए। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? बोयंसी। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में फ्लूइड फिल है। अब मैं इस फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगी। ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मौजूद है तो इस पर फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मौजूद होता है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक बॉडी का वेट जो कि एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड, और एक फ्लूइड में मौजूद होने की वजह से इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स एक्सर्ट होती है जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। तो ये दो फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रही होती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मौजूद होता है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन बन सकती है। या तो अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा हो जाए, या तो अपथ्रस्ट वेट से कम हो जाए, या अपथ्रस्ट और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो हम एक एक करके इस कंडीशन को समझते हैं। अगर अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा हो जाए तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी और तैरना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वेट ज़्यादा हो जाए और अपथ्रस्ट कम हो जाए, मैं ये कहूँ कि वेट इज़ ग्रेटर देन अपथ्रस्ट या फिर अपथ्रस्ट इज़ लेस देन वेट, तो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी वेट ज़्यादा होने की वजह से और डूब जाएगी। सेकंड केस हमारे पास ये हो गया। थर्ड क्या हो सकता है हमारे पास कि वेट और अपथ्रस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी जिस पॉइंट पर अपथ्रस्ट और वेट अपना बैलेंस कर रही है उसी पॉइंट पर या उसी पोजीशन पर मौजूद रहती है। सपोज डैट कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर इसका अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस हो गया तो ये यहीं पर मौजूद रहेगी। अभी इन कंडीशंस को हम आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में फ्लूइड फिल है और उस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये हमारे पास एक साइलेंडर है, इस साइलेंडर का वेट 4 न्यूटन है और इस साइलेंडर का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है। अब हम इस साइलेंडर को इमर्स्ड करना चाहते हैं फ्लूइड में, और हम साइलेंडर का कितना पोर्शन इमर्स्ड करना चाहते हैं? 1/4 ऑफ द साइलेंडर इमर्स्ड। हम साइलेंडर का 1/4 हिस्सा पानी में डुबाना चाहते हैं। अब 1/4 ऑफ द साइलेंडर का क्या मतलब है, कितना पोर्शन हम पानी में डुबाएं? ये हमारे पास साइलेंडर है, ये लाइन हमारे पास शो कर रही है कि ये साइलेंडर को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ ऑफ द साइलेंडर कहलाएगा, ये हमारे पास 1/4 ऑफ द साइलेंडर कहलाएगा, और ये हमारे पास 3/4 ऑफ द साइलेंडर कहलाएगा। हमने किया क्या है कि इस पूरे सिलेंडर को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो एक हिस्सा होगा उसे हम पानी में डुबाएंगे तो वो 1/4 ऑफ द सिलेंडर इमर्स्ड कहलाएगा। जैसे कि एक हिस्सा ये हो गया सिलेंडर का, एक हिस्सा ये हो गया सिलेंडर का, एक हिस्सा ये हो गया सिलेंडर का, और एक हिस्सा ये हो गया सिलेंडर का। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये हमारे पास 1/4 कहलाएगा, ये हमारे पास हाफ ऑफ द सिलेंडर, ये 3/4 ऑफ द सिलेंडर, और अगर मैं यहाँ तक की बात करूंगी तो ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर कहलाएगा। अब हम 1/4 ऑफ द सिलेंडर को इस फ्लूइड में इमर्स्ड करवाएंगे। ये हमने इमर्स्ड करवा दिया। अब हम इस 1/4 इमर्स्ड के लिए अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V rho G. G is the acceleration due to gravity, rho is the density of the fluid which is 0.2 kilogram per meter cube, और V is the volume of the immersed solid. जो हमारे पास सॉलिड इमर्स्ड होता है ये इसका वॉल्यूम है। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम यहाँ पर इमर्स्ड है? 1/4 ऑफ द सिलेंडर। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का कितना है? 4 मीटर क्यूब। 4 मीटर क्यूब का मतलब है कि मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब के। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा? 1, डेंसिटी 0.2, और ग्रेविटेशनल एसिलरेशन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 10। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास अब थ्रस्ट आ जाएगा 2 न्यूटन। अब अगर आप यहाँ देखें तो अब थ्रस्ट इज लेस देन वेट। अब थ्रस्ट जो है वो वेट से कम है।
हमारे पास वेट कितना था सिलेंडर का 4 न्यूटन, और अब थ्रस्ट हमारे पास कितनी आई है 2 न्यूटन। इट मीन्स के अब थ्रस्ट इज लेस देन वेट, अभी वेट ज्यादा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। और कब तक मूव करती रहेगी, जब तक वेट अब थ्रस्ट के बराबर नहीं हो जाए, उस वक्त तक बॉडी डाउनवर्ड मूव करती रहेगी। अब हम हाफ ऑफ द सिलेंडर इमर्स्ड करवाएंगे। हाफ ऑफ द सिलेंडर का मतलब है कितना, आधा सिलेंडर, हाफ पोर्शन जो है वो हम इमर्स्ड करवाएंगे। तो यहाँ पर हम हाफ पोर्शन इमर्स्ड करवा देते हैं सिलेंडर का। अब हम यहाँ पर आधे डूबे हुए सिलेंडर के लिए अब थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अब थ्रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल्स टू वी रॉ जी। अब यहाँ पर बेटा जी और रॉ वही रहेगा जो पहले था, लेकिन वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले 1/4 डूबा हुआ था, अब हमारे पास आधा सिलेंडर डूबा हुआ है। तो हम यहाँ पर वी कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम 4 था, और अगर मैं आधे की बात करूँ तो 4 का आधा कितना होगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास इमर्स्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब थ्रस्ट हमारे पास बराबर आएगा 4 न्यूटन के। अब यहाँ पर देखें, अब थ्रस्ट 4 न्यूटन के बराबर है और सिलेंडर का वेट भी 4 न्यूटन के बराबर था, तो यहाँ पर वेट और अब थ्रस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अब बॉडी इसी पॉइंट पर, इसी पोजीशन पर रहेगी जहाँ पर है, लेकिन अब वो तैरना भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अभी जो हमने देखा है कि सिलेंडर 1/4 इमर्स्ड हुआ है, हाफ इमर्स्ड हुआ है, तो इससे आपको क्या बात समझ में आई कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक पानी के अंदर डूबेगा या पानी के सरफेस के ऊपर आएगा जब तक उसका वेट और अपथ्रस्ट बराबर ना हो जाए। जब उसका वेट और अपथ्रस्ट बराबर हो जाता है तो बॉडी उस पॉइंट पर रुक जाती है और तैरना शुरू हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि वेट और अपथ्रस्ट वाटर के सरफेस पर ही कहीं पर बैलेंस हो, ये वाटर के डेप्थ में भी अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस हो सकती है। ये हमारे पास सबमरीन है। सबमरीन क्या होता है, सबमरीन एक ऐसा समंदरी जहाज है जो कि पानी में सफर करता है, पानी के अंदर भी सफर करता है और पानी के सरफेस के ऊपर आकर भी सफर करता है। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, पिक्चर दिखाई है, ये पानी के अंदर की है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस सबमरीन का जो वेट है वो 8 न्यूटन है। ये मैंने बहुत छोटी सी वैल्यू ली है, ये टनों के हिसाब से होता है इसका वेट, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को एक छोटी वैल्यू ली है कि इस सबमरीन का जो वेट है वो 8 न्यूटन है, अज्यूम कर लेते हैं। ये फ्लूइड में मौजूद है, तो फ्लूइड इस पर अपथ्रस्ट लगा रही होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये अपथ्रस्ट भी 8 न्यूटन के बराबर है। यहाँ पर अगर वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर हैं तो ये सबमरीन जिस पॉइंट पर, जिस पोजीशन पर है, इसी पोजीशन पर ये मौजूद रहेगी। लेकिन अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस सबमरीन को वाटर के सरफेस के ऊपर लेकर आऊं, सबमरीन वाटर के अंदर भी रह सकती है और वाटर के सरफेस से बाहर भी आ सकती है। कैसे आ सकती है, सबमरीन में एक टैंक मौजूद होता है जिसमें हम वाटर स्टोर कर सकते हैं या उस टैंक में से वाटर को आउट कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। वो टैंक कहलाता है बैलेस्ट टैंक। बैलेस्ट टैंक एक ऐसा टैंक होता है जिसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें हम उसमें से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब मैं इस सबमरीन को वाटर के सरफेस के ऊपर लाना चाहती हूँ, तो मैं इसके बैलेस्ट टैंक में से पानी को बाहर करूंगी। जब मैं पानी को बाहर करूंगी तो इस सबमरीन का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सपोज दैट कि मैंने इसके बैलेस्ट टैंक में से कुछ पानी बाहर निकाल दिया है और इसका वेट अब 8 न्यूटन के बजाय 6 न्यूटन हो गया। तो अभी मैंने पानी बाहर निकाला, इसका वेट 6 न्यूटन हो गया, लेकिन इस पर अब थ्रस्ट कितनी लग रही है, 8 न्यूटन की। अब इस कंडीशन में आप देखो, अब थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो गई है और नीचे वाली फोर्स कम हो गई है, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, जो फोर्स ज्यादा है उस तरफ मूव करेगी, तो सबमरीन ऊपर की तरफ मूव करेगा। सपोज कर लेते हैं कि इस सबमरीन का जो वॉल्यूम है वो 4 मीटर क्यूब है और जिस फ्लूइड में ये मौजूद है उसकी डेंसिटी 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब हम इसके लिए अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी सबमरीन पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम यूज होगा, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 4 और डेंसिटी 0.2 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट 10। तो ये सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब थ्रस्ट हमारे पास आ रही है 8 न्यूटन। तो इस कंडीशन में हमारे पास अब थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, तो सबमरीन मूव करेगी कहाँ, ऊपर की तरफ। सबमरीन ऊपर की तरफ मूव की है और ये वाटर के सरफेस से बाहर आ गई है। देखें थोड़ा थोड़ा हमें नजर आ रहा है
कि ये वाटर के सरफेस से बाहर आ गई है। अभी यहाँ पर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड विच इज 6 न्यूटन, और अब थ्रस्ट एक्ट कर रही होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन विच इज 6 न्यूटन। अब यहाँ पर वेट और अब थ्रस्ट दोनों बराबर हो गए, तो अब सब मैरीन जो है वो इसी पोजीशन पर मौजूद रहेगी और फ्लोट करती रहेगी। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब मैरीन का जो वॉल्यूम हमें बाहर नजर आ रहा है, वाटर के सरफेस से बाहर जो नजर आ रहा है, वो 1 मीटर क्यूब है, और इसका अपना जो टोटल वॉल्यूम था वो कितना था, 4 मीटर क्यूब। तो अगर मैं ये कहूँ कि कितना वॉल्यूम जो है वो वाटर के अंदर इमर्स्ड हुआ है, डूबा हुआ है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल वॉल्यूम में से वाटर के सरफेस से बाहर जो वॉल्यूम है इसको माइनस कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम वाटर के अंदर इमर्स्ड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इमर्स्ड वॉल्यूम आ जाएगा सबमैरीन का। अब अगर मैं यहाँ पर अब थ्रस्ट कैलकुलेट करूँ तो अब थ्रस्ट बराबर है वी रॉ जी। अब हमारे पास इमर्स्ड वॉल्यूम कितना है, 3 मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम 3, डेंसिटी 0.2, और जी की वैल्यू हमारे पास 10। तो अब थ्रस्ट हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। अब देखें इस कंडीशन में जब हमारे पास 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम पानी में इमर्स्ड है सबमैरीन का, तो उस पर अपथ्रस्ट कितनी लग रही है, 6 न्यूटन। और देखिए यहाँ पर 6 न्यूटन है, तो हमारे पास वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर हो गए। तो अब ये सबमैरीन इसी पोजीशन पर या इसी पॉइंट पर बाहर रहेगी, इसका इतना ही हिस्सा पानी के बाहर रहेगा। लेकिन अगर आप इसको और बाहर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसके बैलेस्ट टैंक से और पानी खाली करोगे, इसका वेट कम होगा, फिर ये ऊपर की तरफ मूव होगा, और उस वक्त तक मूव होता रहेगा जब तक वेट और अपथ्रस्ट बराबर ना हो जाए। फिर इसी तरीके से अगर आपको सबमरीन के वाटर के अंदर लेकर जाना है तो आप क्या करोगे, रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करोगे, टैंक को खोलोगे, टैंक के अंदर पानी भरना शुरू करोगे। अब पानी कहाँ से आएगा, समंदर में मौजूद है, पानी ही पानी है, टैंक के अंदर पानी फिल हो जाएगा, सबमरीन का वेट बढ़ जाएगा। जैसे ही वेट बढ़ेगा तो वेट इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड, और उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक दोनों फोर्सेस बराबर ना हो जाए। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास अप थ्रस्ट जो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये क्यों होता है ये देख लेते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट दिया था। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया, अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। एक्चुअल वेट हमारे पास W माइनस अप थ्रस्ट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास W माइनस U हो जाएगा। वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो यहाँ पर वेट किसका है, उस सॉलिड का जो कि फ्लूइड में इमर्स्ड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे mg, और मास को हम ms से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड के मास को। और अब थ्रस्ट हमारे पास बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो मैं u को w के बराबर ले सकती हूँ, लेकिन ये कौन सा वेट होता है, जो हमारे पास सॉलिड के इमर्स्ड होने से फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, ये उसका वेट होता है। और वेट बराबर होता है mg के, तो मैं यहाँ पर मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस लूंगी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है किसके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप मास सेपरेट कर लो तो मास बराबर हो जाएगा v इंटू रॉ के। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ms के लिए लिखूंगी तो ये vs रॉ s हो जाएगा, और अगर mf के लिए लिखूंगी तो ये vf इंटू रॉ f हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 implies that apparent weight is equals to vs raw s into g minus vf raw f into g। ये हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। हमें पता है कि vs और vf दोनों बराबर होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है। मैं उसी एग्जाम्पल से दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास एक ग्लास में वाटर फिल है और हम उसमें हाथ को डुबाएं, तो जब हम हाथ को डुबाते हैं तो वाटर डिस्प्लेस होता है। और कितना वाटर डिस्प्लेस होता है, जितना हाथ का वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स्ड होता है उतना ही वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो सॉलिड का वॉल्यूम जितना पानी के अंदर जाता है उतना ही वो वाटर को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करवाता है। तो दोनों वॉल्यूम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वी नो दैट वी एस बराबर होता है वी एफ के। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ऊपर इक्वेशन में दोनों को वी से मेंशन कर देती हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू वी रॉ एस इंटू जी माइनस वी रॉ एफ इंटू जी। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है उसको कॉमन निकालें, तो कॉमन क्या है, वी और जी। इक्वेशन हो जाएगी apparent weight is equals to v into g into raw s minus raw f. Raw s is the density of solid and raw f is the density of fluid.
अब यहाँ पर हमारे पास जो अब थ्रस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अपेरेंट वेट की वजह से हो रहा है। और अपेरेंट वेट चेंज क्यों हो रहा है या अपेरेंट वेट में जो तब्दीली आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? सॉलिड और फ्लूइड की डेंसिटी की वजह से आ रही है। अगर हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में इमर्स्ड हो रहा है अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, वेट इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। और अगर अपेरेंट वेट आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू यहाँ पर होगी, उसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी। तो अपेरेंट वेट हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, तो बॉडी डूब जाएगी। सेकेंड हमारे पास ये हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम हो और फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी का वेट कम है और अप थ्रस्ट ज्यादा है। तो अगर बॉडी का वेट कम है, अप थ्रस्ट ज्यादा है, तो ऊपर की फोर्स ज्यादा है तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो बॉडी फ्लोट करेगी। और अगर अपेरेंट वेट के लिहाज से देखो तो वी एफ इज ग्रेटर देन और वी एस इज लेस देन, तो हमारे पास ये कम है। जब यहाँ से कम वैल्यू माइनस होगी इससे तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ पे अपेरेंट वेट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं लेस देन 0 हो जाएगा। तो अगर अपेरेंट वेट के लिहाज से देखो तो अपेरेंट वेट इज लेस देन 0, तो बॉडी फ्लोट करेगी। थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या बनती है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब है वेट और अपथ्रस्ट बराबर है। और अगर वेट और अपथ्रस्ट बराबर है तो यहाँ पर दोनों डेंसिटी सेम होगी, सेम वैल्यू माइनस होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0। इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी वहीं रहेगी जहां बॉडी मौजूद है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, उसी पॉइंट पर उसी पोजीशन पर मौजूद रहेगी जहां पर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइस की डेंसिटी क्या होती है? 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की। और आइस की क्या है? कम। तो अगर आप लोगों ने कभी शरबत के ग्लास में बर्फ डाला हो तो बर्फ क्या करता है? वाटर के सरफेस के ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो हर वो चीज जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो वाटर के सरफेस पर तैरेगा। लेकिन अगर किसी चीज की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो चीज डूब जाएगी। इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मतलब है वाटर और डेंसिटी ऑफ सॉलिड का मतलब है आइस। आइस हमारे पास सॉलिड है और वाटर हमारे पास फ्लूइड है। इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसका मतलब क्या है कि अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है तो बॉडी तैरेगी। अगर अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है तो बॉडी को ऊपर आना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, बॉडी ऊपर आएगी, लेकिन कब तक ऊपर आएगी? जब तक दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाएंगे। जैसे ही बैलेंस होंगे बॉडी तैरना शुरू कर जाएगी। यही क्या है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ फ्लोटेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फॉर अ बॉडी टू फ्लोट इन लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू इट्स ओन वेट। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से अगर आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो तो याद आ रहा होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें की थी, तो ये इनडायरेक्टली आपको अपथ्रस्ट कह रहा है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इसका मतलब है ये अपथ्रस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अपथ्रस्ट बराबर होता था किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अप थ्रस्ट बराबर होगा उस बॉडी के वेट के जो बॉडी तैर रही है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, और अप थ्रस्ट बराबर होता है किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के। और ये हमारे पास उस बॉडी का वेट है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है तो उस बॉडी का अपना वेट होगा, और जब वो तैर रहा होगा तो वो कुछ पानी हटा रहा होगा, तो जितना पानी वो हटा रहा है उस पानी का वेट और उस बॉडी का वेट दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। सेम यही चीज हमारे पास गैसेस पर भी एप्लीकेबल है। अभी हमने पीछे जितनी भी बात की वो हमने सब लिक्विड के लिहाज से की थी, लेकिन हमारे पास ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन फ्लूइड के लिए।
फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड और गैसेस दोनों शामिल होते हैं। हम लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कहते हैं। तो ये लॉ जो है हमारे पास दोनों के लिए, लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी। तो हमने पीछे जितनी भी कहानी देखी वो लिक्विड के लिए थी। अब हम गैसेस के लिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या है ये? हमारे पास हॉट एयर बलून्स हैं। तुर्की के एक शहर में हॉट एयर बलून राइड्स बहुत मशहूर हैं। तो ये हमारे पास वहीं की एक पिक्चर है। ये हमारे पास हॉट एयर बलून की एक पिक्चर है। देखें इसमें क्या है, ये हमारे पास बास्केट है और ये हमारे पास बलून है। पहले क्या होता है, इस बलून को नॉर्मल एयर से फुला लिया जाता है और फिर इसको बास्केट के साथ अटैच कर दिया जाता है और इसमें एक बर्नर भी मौजूद होता है जिससे हम आग जलाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड। इस पर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स लग रही होती है जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। अब दिमाग में बात आ रही होगी कि यार अपथ्रस्ट कहाँ से आ गया? अपथ्रस्ट तो फ्लूइड में होता है, यहाँ तो अभी गैसेस और एयर की बात हो रही है, अपथ्रस्ट कहाँ से आ गया? एयर यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एयर यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का प्रेशर जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट। फ्लूइड में क्या होता था कि हम एक साइलेंडर को फ्लूइड में प्लेस करते थे। साइलेंडर के टॉप फेस पर प्रेशर पी नॉट होता था और बॉटम फेस पर प्रेशर पी नॉट प्लस रॉ जी एच होता था। तो वहां पर भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक नेट फोर्स जनरेट होती थी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन जिसे हम अपथ्रस्ट कहते थे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एयर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स जनरेट हो रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन जिसे हम अपथ्रस्ट कह रहे हैं। और ये अपथ्रस्ट क्यों जनरेट होती है? एयर के प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से। और वो प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है? एल्टीट्यूड की वजह से। हॉट एयर बलून किस तरह से वर्क करता है ये देख लेते हैं, या इस पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन किस तरह से लग रहा है ये देख लेते हैं। जब इनिशियली इस बलून को फुलाया जाता है तो वो नॉर्मल एयर से फुलाया जाता है, ठीक है। फिर इस बर्नर को ऑन कर दिया जाता है। जैसे ही ये बर्नर ऑन होता है तो बलून के अंदर की जो हवा होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो अंदर की हवा गर्म और एटमॉस्फेयर के बाहर की हवा ठंडी हो जाती है। तो जो हवा गर्म होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो हवा ठंडी होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। बलून के अंदर जो है वो गर्म हवा भर चुकी है, इसकी डेंसिटी हो गई है कम और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है ज्यादा। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन हो जाएगी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या है? एयर। डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज ग्रेटर देन सॉलिड का मतलब क्या है कि इस हॉट एयर बलून की बात कर रहे हैं हम, डेंसिटी ऑफ हॉट एयर। अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट। अप थ्रस्ट जो है वो वेट से ज्यादा हो जाएगी। जब अप थ्रस्ट वेट से ज्यादा है तो जो फोर्स ज्यादा होगी वो बॉडी को उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। तो अप थ्रस्ट ज्यादा है, बॉडी ऊपर मूव करेगी और कब तक ऊपर मूव करती रहेगी? जब तक वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। जैसे ही वेट और अपथ्रस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ये उस पॉइंट पर रुक जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको नीचे आना है तो आप रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करोगे। रिवर्स प्रोसेस में क्या करोगे? आप बर्नर से अपने फायर को कंट्रोल करोगे। जब आप अपने फायर को कम करोगे तो बलून के अंदर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी और वो बढ़ के नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर आना शुरू हो जाएगी। तो आपका हॉट एयर बलून नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। देखो जो हल्की चीज होती है ना वो हमेशा ऊपर जाती है और जो भारी चीज होती है वो हमेशा नीचे आती है। जब इस बलून के अंदर गर्म हवा भरी जाती है ना तो गर्म हवा जो है वो हल्की होती है। अब हल्की हवा भर गई है ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जब आपको नीचे आना है तो आप क्या करोगे? फायर को बंद करोगे, बलून के अंदर की हवा को ठंडी करोगे। जब हवा ठंडी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो इस हॉट एयर बलून राइड पर लग रहा होता है। आपकी बुक में गैसेस के लिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाय एयर इज बुओयंट अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उस पर बुओयंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट लग रही होती है जो कि बराबर होती है वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड के। मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वो कुछ एयर को हटाता है, तो जितना एयर वो हटाता है उस एयर के वेट के बराबर अप थ्रस्ट होती है। सेम वही बात है जो फ्लूइड के लिए थी
कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। जितने वाटर को हम डिस्प्लेस करते हैं उसका वेट और हमारी बॉडी का वेट बराबर होता है। सेम इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रही होती है तो जितना एयर उसने हटाया है उस एयर का वेट और जितना अप थ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है वो अप थ्रस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 प्लेट स्टैटिक्स के बोयंसी और लॉ ऑफ फ्लोटेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।